नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जब स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्जेशन चल रही होती है तो ये लगता है कि कुछ मैथमेटिकल फ्लॉज इनके माइंड में हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी है, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू डिस्कस दोज कॉन्सेप्ट्स ताकि आपको समझ आए कि उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। सो टुडे आई एम हेयर विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे एक दिन क्लास में मैंने स्टूडेंट से वैसे ही पूछ लिया कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड दे विल ऑल जस्ट लाइक सीज्ड, मतलब फ्रीज हो गए वो सारे के सारे कि ये क्या पूछ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो वही a प्लस बी आयोटा ऐसे ही लिखे जाते हैं बस। सो मुझे लगा कि इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई टुडे आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, नेम के अंदर जितना कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना, इतने कॉम्प्लेक्स ही है नहीं है, क्योंकि सिचुएशन जितनी कॉम्प्लेक्स नजर आए सोल्यूशन उतना ही उसका आसान होता है। कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसकी कोई चाबी ना हो, और कोई ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बना जिसकी कोई एप्लीकेशन ना हो। सो उसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये रियल लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंट होते हैं, इनकी क्या यूटिलिटी है, इसको हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके माइंड के अंदर का जो स्लग है वो निकल जाएगा, आपको समझ आएगा कि कहाँ ये यूज होते हैं। So you must know that need of complex numbers was realized by Italian mathematician G. Cardano in 1545. He recognized that his method of solving quadratic or cubic equations often led to solutions containing square root of negative numbers. Blah 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 blah. ये क्या बोल दिया आपने कि जो कार्डेनो थे जब वो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे तो उनको बार बार ऐसी इक्वेशंस, जैसे कि ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, आपको पता है कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर ही नहीं सकते, और जब आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो कार्डेनो के साथ भी यही हुआ, वो जो करते जा रहे थे उनको स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का मिल रहा था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। सो यहीं से जन्म हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सो इन मैथमेटिक्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, आपको पता है कि इनको हम सपोज मैंने z माना a प्लस आयोटा b, इस तरीके से लिख लेते हैं, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स, एंड ये जो I है दिस इज अ सिंबल कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, एंड इट वाज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर बाय रेने डेस्कार्टिस। जी हाँ, ये वही डेस्कार्टिस हैं जो बड़े आलसी हुआ करते थे, एंड ही वाज अ सुपर मैथमेटिशियन, जिन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, उन्होंने ही इसको इमेजिनरी नंबर का नेम दिया। तो अब आप कहेंगे कि ये सब तो हमें पता ही है लेकिन आपको ये शायद ही पता हो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दीज आर यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्लूइड डायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, कार्टोग्राफी, वाइब्रेशनल एनालिसिस एंड लॉट ऑफ एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है, कहाँ, किस तरीके से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज इमेजिनरी नंबर्स। तो आप लोग पहले जस्ट इमेजिन एन इलेक्ट्रिक पियानो। सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिक पियानो है, एंड ईच की प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट टोन, एंड वॉल्यूम की कंट्रोल्स द चेंज एंड चेंज द वॉल्यूम ऑफ ऑल ऑफ द कीज। आपके पास एक इलेक्ट्रिक पियानो है और उसकी हर की आपको पता है एक डिफरेंट टोन प्रोड्यूस करती है, एक डिफरेंट नोट होता है, और जो वॉल्यूम कंट्रोल की है वो वॉल्यूम कंट्रोल की क्या करती है, सारी की सारी कीज को मैं कहूँ कि उनके आवाज को उतनी ही अमाउंट में बढ़ा देती है, उतनी अमाउंट में कम कर देती है। सो दिस इज हाउ रियल नंबर्स वर्क और अफेक्ट सिग्नल्स। ये रियल नंबर की स्टोरी थी कि आपने एक वॉल्यूम की को प्रेस किया एंड सारी की सारी जो जितनी भी कीज हैं सबके वॉल्यूम्स जो है वो कम हो गए, या आपने उसको बढ़ाया तो वो सबके वॉल्यूम बढ़ गए। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, लेट अस सी दैट। तो चलिए चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में। इन द सेम पियानो इमेजिन अ फिल्टर, इट मेक्स सम कीज लाउडर एंड सम कीज साउंड सॉफ्टर डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसीज। That's how complex numbers work. They allow an extra dimension of calculation. कि क्या है कि जब आप यही कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना पिक्चर की, जब उसी पियानो के साथ आप वर्क कर रहे थे और आपने एक वॉल्यूम की को प्रेस करके वॉल्यूम को लाउडर किया तो सारी की सारी कीज की वॉल्यूम लाउड हो गई, और जब आपने उसको सॉफन किया, उस आवाज़ को उसको स्लो डाउन किया तो सबकी कीज जो सारी की सारी कीज के लिए जो आवाज़ थी वो धीमी हो गई, मध्यम 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 मध्यम। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कहानी क्या है, ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशन देते हैं, हम एक एक्स्ट्रा रास्ता देते हैं कि भैया ये एक चोर दरवाजा भी जाता है, आप यहाँ से भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
So by uses of filters in the same piano, we can make the some keys louder and some keys sound softer, again depending on their frequencies. This is the way how complex numbers work. Complex numbers हैं, इनकी addition और subtraction उसी तरीके से होती है जैसे आप normally कुछ variables वाली equations को add या subtract करते हैं. So exactly in the same way, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक complex number है z1 3 + 4 iota, z2 is equal to 4 + 2 iota. ये जो 4 और 2 है ये imaginary units के साथ हैं, तो z1 + z2 क्या हो जाएगा, रियल नंबर में रियल नंबर ऐड करना है, 4 + 3 7, इमेजिनरी में इमेजिनरी 4 + 2 6 आयोटा, तो ये आपको एडिशन मिल जाती है. इन द सेम वे यू कैन सब्ट्रैक्ट देम. अब आप कहेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ तो हमें आता था, आप बहन जी वो पढ़ाइए जिसके लिए आप यहाँ पर खड़े हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूजेस क्या है. तो इससे पहले कि मैं रियल लाइफ मीनिंग पर चलूँ, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी. इन 1843 विलियम रोवन हैमिल्टन, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ यही 2 डिजिट्स वाले ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, इसी की तरह के उन्होंने क्वाटरनाइन्स जो थे उनको उन्होंने डिस्कवर किया. ही इमेजिन्ड अ वर्ल्ड इन विच देयर वर मेनी डिस्टिंक्ट इमेजिनरी यूनिट्स. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक चौथी तीन डायमेंशंस आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती हैं, और फोर्थ वन इज द इमेजिनरी डायमेंशन. उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 डायमेंशंस वाली ही चीजें नहीं होती, देयर आर अदर इमेजिनरी यूनिट्स आल्सो. और वो इमेजिनरी यूनिट्स जो थी उनके लिए उन्होंने बात की एंड ही डिस्कवर्ड क्वाटरनाइन्स. तो उन्होंने क्या कहा कि जो ईच क्वाटरनाइन है इट हैज अ फॉर्म, कोई भी जो क्वाटरनाइन है, सपोज उसको मैं z के साथ एक्सप्रेस करती हूँ और इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी a + iota b + jc + kd. तो कुछ इस तरीके से, क्वार्टर मतलब 4, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. सो हियर a b c एंड g आर द रियल नंबर्स. और एग्जैक्टली सेम जैसे कि आपको पता है कि ये जो आयोटा होता है इट इज नेगेटिव ऑफ √1, यानी कि आपको पता है कि i² इज इक्वल टू j² इज इक्वल टू k². उन्होंने कहा कि j और k भी उसी तरीके से वैल्यूज लेते हैं जैसे कि आप आयोटा जो नॉर्मली आप पढ़ते आए हैं वो वैल्यू लेता है -1. ही स्ट्रगल्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दीज क्वाटरनाइन्स. उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि इन i j k को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे. एंड आप लोग ये कहेंगे एंड फाइनली ही रेज्ड टू द कंक्लूजन व्हेन ही कार्व्ड हिज इनसाइट इनटू अ स्टोन ऑफ ब्रिज ही वाज क्रॉसिंग. जब वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने उस स्टोन पे अपना जो ध्यान है वो फोकस किया, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी वहां पर केंद्रित की एंड ही केम टू द कंक्लूजन. और वहीं से उन्होंने एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिया I क्रॉस J क्रॉस K इक्वल टू -1. उन्होंने कहा जस्ट लाइक I² J² K² इज इक्वल टू -1 एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टिल विजिट दैट ब्रूम ब्रिज इन डबलिन टू शेयर दिस मोमेंट ऑफ मैथमेटिकल डिस्कवरी. अब आप मुझे कहेंगे कि भैया आपने हमें डिस्कवरी बता दी, हिस्ट्री बता दी, कार्डेनो बता दिया, डेस्कार्टेस बता दिया, हैमिल्टन बता दिया, ये सब छोड़ो भाई, पढ़ाओ पढ़ाओ बहन भाई जो भी आप कहना चाहो. तो पढ़ाओ इन द सेंस क्योंकि मैं यहाँ पर आई थी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रियल लाइफ सिग्निफिकेंस बताने, रियल लाइफ मीनिंग समझाने. तो चलिए हम चलते हैं वहीं पर. देखिए कि सपोज जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मेरा रूटीन रहता है कि मैं क्लास में जाती हूँ एंड आई इन ऑफलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूँ एंड आई डिस्कस द थिंग्स विद स्टूडेंट्स. और मेरा थोड़ा सा एक बड़ा ईजी सा काम सा फंडा रहता है कि अगर आपका पढ़ने का मन है देन वी विल स्टडी, और अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो देन वी विल नॉट स्टडी. क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी को पढ़ाकर क्या कर लेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रोज़ रोज़ मुझे आके कहें हमें आज भी नहीं पढ़ना, आज भी नहीं पढ़ना. तो समटाइम्स क्या होता है कि बिकॉज सिर्फ करिकुलम को अगर मैं छोड़ दूँ, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन साइंस विद स्टूडेंट्स इन क्लास. हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के ब्रेन को एक्टिवेट किया जाए, तो यही रहता है मेरा. और समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैम आज पढ़ने का मन नहीं है. आई सेड इट्स ओके. एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा कि आज उन्होंने कहा, अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं आज भी नहीं पढ़ना. मैंने कहा चलो ठीक है आज भी नहीं पढ़ेंगे. अगले दिन फिर से दे वर एक्सपेक्टिंग कि आज भी हम ऐसा कहेंगे एंड उनको ये पता था कि अगर आज हमने मना कर दिया तो जवाब नहीं में मिल सकता है. एंड व्हाट दे डिड, आप सुनिए ध्यान से, यहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी है. तो उन्होंने क्या कहा, जैसे ही मैंने क्लास के अंदर एंटर किया उन्होंने कहा कि मैम आप हमारे साथ बात कीजिए चंद्रयान की, आप हमारे साथ बात कीजिए केपलर K4 डिस्कवर हुआ उसकी, जो ब्लैक होल डिस्कवर हुआ उसकी, वी वांटेड टू नो द थिंग्स. उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिया एंड स्टार्टेड गिविंग रिप्लाई. तो हुआ क्या कि जो कुछ मैं सोच कर गई थी कि मुझे आज क्लास में करवाना, आई कुडंट डिलीवर द लेक्चर फॉर द सेम टॉपिक.
एक स्टूडेंट ने उठ के क्वेश्चन पूछ लिया और अब दिमाग तो टीचर का ही है भैया तो मेरे दिमाग ने कहा कि नहीं भाई, इनकी जो क्यूरियस जो माइंड है इनके, उनको थोड़ा शांत करना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड गिविंग देम रिप्लाइज। और उस चक्कर में क्या हुआ, लेक्चर ओवर हो गया एंड आई कुडंट डिलीवर द लेक्चर विच आई वॉज थिंकिंग कि आज मैंने उनको ये पढ़ा के आना है। तो देखिए क्या हुआ, पहले 2 दिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट ऑपोजिशन दी कि हमने तो पढ़ना ही नहीं है। डायरेक्ट ऑपोजिशन, डायरेक्टली कह दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें तो नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट ऑपोजिशन दी उन्होंने मुझे, जो मैं करना चाह रही थी उन्होंने मुझे नहीं करवाने दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे दी तो ऑपोजिशन ही ना, जो मैं करवाना चाह रही थी उन्होंने मुझे नहीं करने दिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली किया, मतलब उन्होंने अपने ऊपर उस चीज़ को लेने ही नहीं दिया। काम हुआ, रियल वर्ल्ड में वो काम हुआ, अपोजिशन मिली बट नॉट इन द डायरेक्ट वे। तो वो था इमेजिनरी यूनिट। और इन सबको जब हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल वर्ड एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी वर्ड में आप लोग जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करते हैं, तो आप कहते हैं कि आई रेड दिस बुक एंड द बुक वाज रेड बाय मी ना, मतलब मैंने नहीं किया, बुक मेरे से पढ़ी गई, अपने आप पढ़ी गई। तो ये जो होती है ना चीज़ें इनडायरेक्टली, ये कहीं ना कहीं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिक्स को तो अभी ऐसी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा ना। इंग्लिश में तो बड़ा आसान है, आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। सो मैथमेटिक्स इसको कैसे हैंडल करता है, बाय गिविंग दैम इमेजिनरी यूनिट्स। तो वो उनको इमेजिनरी में ले जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स, दे मस्ट बी नोइंग कि कैपेसिटर आप एक डिवाइस पढ़ते हैं, इंडक्टर आप एक डिवाइस पढ़ते हैं। इसी तरीके से एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करता है सर्किट्स में। इट गिव्स द डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो इन द सर्किट्स। कि इस रेजिस्टेंस बैठा है वहां पे चौड़ा होके, वो कहता है कि आ जाए, करंट आ जाए, मैं आने नहीं दूंगा, आई विल स्टॉप इट, मैं इसको रोकूंगा। डायरेक्ट वो तो शेर बनकर सामने आ गया ना। सो वो डायरेक्ट ऑपोजिशन है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। ऑपोजिशन का वो रियल पार्ट है। और जो कैपेसिटर महाशय हैं उनको हम सर्किट में लगाते हैं टू डिलीवर, मैं कहूँ कि इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई, कि सर्किट्स को स्टार्ट होने में, कुछ किसी एलिमेंट को, किसी अप्लायंस को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो वो ज़्यादा डिलीवरी कहाँ से आती है, कैपेसिटर से आती है। तो हम कैपेसिटर, और जो कैपेसिटर महाशय होते हैं ये थोड़े से टांग अड़ाऊ यंत्र होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर ये फुल्ली चार्ज हैं तो ये सर्किट को अपना करंट देना शुरू कर देते हैं, और अगर ये डिस्चार्ज हैं तो ये सर्किट से करंट, अगर कोई बैटरी है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो इससे करंट लेना शुरू कर देते हैं। इन बोथ ऑफ द वेज ये क्या करते हैं, अगर मैं सपोज ये मेरा एक सर्किट है, यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई, यहां पर एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर फुली चार्ज है, और मैं बैटरी को कहती हूं कि बहन तो चल यहां पे इस डिवाइस को करंट दे, लेकिन कैपेसिटर चार्ज है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं दूंगा। तो कैपेसिटर से चार्ज उस सर्किट को जाना शुरू हो जाता है। सो इन दिस वे करंट लीड्स, मैं कहूँ कि ईएमएफ जो हमने सप्लाई दी उससे पहले ही सप्लाई रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। तो हुआ क्या, जो मैं करवाना चाहती थी कैपेसिटर ने मुझे वो फिर से, मैं कहूँ कि अपोजिशन दी, बट दैट वाज इनडायरेक्ट अपोजिशन। उसने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि भैया आप अपना मत दो, वो अपना देना शुरू कर देता है करंट। दिस इज इनडायरेक्ट ऑपोजिशन, जिसको मैथमेटिक्स में इमेजिनरी यूनिट के साथ एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उसको रेजिस्टेंस नहीं कहा जाता क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली दे रहा है, तो हम भी इनडायरेक्टली ऑपोजिशन कहेंगे। उस इनडायरेक्ट ऑपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्ट किया कैपेसिटर ने जब हमने सर्किट को ईएमएफ देने की, अप्लाई करने की कोशिश की। तो ये जो टर्म है आपने पढ़ा होगा, इवन +2 के स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, XC टर्म होती है, XL टर्म होती है। इट इज ओमेगा L एंड इट इज 1/ωc। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस, और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से एक डिवाइस होता है इंडक्टर। इंडक्टर जो महाशय हैं ये क्या करते हैं, कॉयल होती है, एक वायर होती है, उसको गोल 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 हमने घुमाया हुआ होता है, और जो वायर ऐसे कॉइलिंग फॉर्म में चली जाती है, जब वो इंडक्टर फॉर्म में हम उस वायर को बना लेते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है। आपने पढ़ा होगा सन किल्स फादर, कि जैसे ही फ्लक्स चेंज होने की कोशिश करती है उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है टू नलिफाई द चेंज कॉजिंग इट। अब होता क्या है कि जैसे आप सर्किट को करंट देना चाह रहे हैं, वो कॉइल कहेगी कि नहीं करंट नहीं, उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है जो उसको अपोज करने की कोशिश करती है। वो डायरेक्टली आपको नहीं कहेगी कि भैया मत दो, वो कहेगी मेरे अंदर से नहीं जाना चाहिए। उसने क्या है, उसने एक लड़ाई करने के लिए अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर ली, वो ईएमएफ उसके अगेंस्ट चलती है। अब आप चाहेंगे चलो कोई बात नहीं, ये अपने अंदर से करंट नहीं देना चाहती है, करंट चली जा रहा है, फ्लो करी जा रहा है। उसके बाद आप कोशिश करते हैं, यू जस्ट स्विच ऑफ द की, आप की को ओपन कर देते हैं ताकि करंट ना फ्लो करे। अब वो जो हैं, वो मैं कहूँ कि जो इंडक्टर महाशय हैं
वो तो चेंज नहीं होने देंगे। अब उनके अंदर से करंट फ्लो होने लग गया था, नाउ इट विल ट्राई कि उसमें से करंट चेंज ना हो, तो अब वो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस करेंगे कि वो करंट बढ़े। मींस जो ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस, दैट ईएमएफ कम्स टू नलिफाई द चेंज कॉजिंग इट, कि अगर आप करंट को बढ़ाना चाहेंगे तो उसने डिक्रीज करने की कोशिश करनी है, और अगर आप डिक्रीज करना चाहेंगे तो उसने इंक्रीज करने की। मतलब दोनों ही तरीके से टांग तो अपनी अड़ाई है, बट ये नहीं कहा कि करंट को फ्लो ना करवाओ सर्किट में से। सो ये भी एक इनडायरेक्ट ऑपोजिशन है, मतलब इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी टर्म, और रियल एंड इमेजिनरी दोनों को मिला के बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सर्किट्स में अगर रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, तो रियल पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं आर, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस सर्किट की, इसको बोला जाता है इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म, जो ये बताती है कि आर रियल पार्ट है, रेजिस्टेंस की ऑपोजिशन है, और रिएक्टेंस यहाँ पे क्या रहता है, आर प्लस आई एक्स सी प्लस एक्स एल, इंडक्टर की रिएक्टेंस एंड कैपेसिटर की। अगर इंडक्टर नहीं है तो अकेला कैपेसिटर टांग अड़ाने की कोशिश करता है, और कैपेसिटर नहीं है तो इंडक्टर टांग अड़ाने की कोशिश करता है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि रियल और इमेजिनरी टर्म्स क्या हैं। इमेजिनरी की भी रियल लाइफ में सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है कि ये टर्म्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली अपना इफेक्ट शो करती है। दे डोंट कम डायरेक्टली इन योर व्यू, इन योर विजन। वो पीछे से कहीं से आके उसको चिंगारी लगा दी, उसको चिंगारी लगा दी, तो इनडायरेक्ट जो ऑपोजिशन होती है वो इम्पीडेंस होती है। सो इन दिस वे जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है रियल वर्ल्ड के अंदर, वो रहती है इमेजिनरी नंबर्स की। आपके थॉट्स में थॉट एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, उनको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। और एक वर्ल्ड को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड द रियल नंबर्स एंड वी नीड द इमेजिनरी नंबर्स ऑल्सो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि ये मैथमेटिक्स को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, दे आर मेकिंग द मैथमेटिक्स ईजी। थैंक यू सो मच।